नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। स्क्रीन पर आप लोग देख ही पा रहे हैं, कोड का नाम है बीपीएससी 103 और सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसको माइंड मत करना। ये लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर बेस्ड है। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बहुसंस्कृतिवाद के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा करनी है, यानी कि उसके अर्थ और प्रकृति के बारे में बताना है, किस तरह की उसकी प्रकृति होती है, किस तरह की चीज़ों की उसमें बात होती है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कुछ। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? एक सामाजिक सिद्धांत है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व और सहयोग को क्या माना जाता है, मान्यता दी जाती है, या कहें कि बढ़ावा दिया जाता है। मतलब विभिन्न संस्कृतियां इसमें, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय आधार पर संस्कृति अलग हो, चाहे भाषा के आधार पर, XYZ किसी भी आधार पर संस्कृति अगर अलग है, एक संस्कृति दूसरी से अलग है, तो उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर साथ में रह सकती हैं या उनको साथ में रहने को बढ़ावा दिया जाता है। ये हमारा क्या है, बहुसंस्कृतिवाद का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ये सामाजिक सिद्धांत है। इसको ध्यान रखेंगे हम। क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ये क्या क्या स्वीकार करता है, विभिन्न समूहों की अपनी अनूठी संस्कृतियाँ, मूल्य, विश्वास एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम इसी एक लाइन में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। सभी सारी संस्कृतियों को एक साथ सह अस्तित्व की मान्यता देता है ये, कि सारी संस्कृतियाँ एक साथ रह सकती हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ एक साथ रह सकती हैं। अब जब संस्कृतियाँ रह रही हैं तो उनके मूल्य, विश्वास, संस्कृतियाँ, परंपरा, XYZ, रूल रेगुलेशन, सब कुछ रीति रिवाज वगैरह उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, वो देख लेते हैं। भाई नंबर 1 पे मुख्य विशेषता क्या है हमारी, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। इसमें सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाता है। कैसे? अभी तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इसमें विभिन्न संस्कृतियां एक साथ रह सकती हैं। तो जब विभिन्न संस्कृतियां रहेंगी एक साथ एक ही क्षेत्र में, विभिन्न संस्कृतियों में क्या होगा, अलग अलग मान्यताएं होंगी, उनकी अलग अलग वैल्यू होगी, और उनके क्या होंगे, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं आदि उनकी अलग अलग होंगी। जब अलग अलग होंगी तो अपने आप उसमें विविधता हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है, सभी तरह की विविधताओं का सम्मान किया जाता है। जब सारी संस्कृतियाँ एक साथ रह रही हैं, सह अस्तित्व में रह रही हैं, तो सम्मान तो अपने आप ही हो गया, तभी तो रह रही है, नहीं तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। उसी तरह से क्या है, यहाँ पर विविधताओं का सम्मान किया जाता है। ये एक पॉइंट निकलता है हमारी डेफिनेशन में से ही। सबसे पहले आपको देखना है डेफिनेशन में से कौन कौन से पॉइंट लिखनेंगे, ये चीज़ सीखनी है आपको। मान लो इनमें से कोई सा पॉइंट याद ना भी आए तो भी आप उसमें कर सकें अपने आप। नंबर 2 पर आता है समानता और न्याय। समानता और न्याय, ये भी देखो हमारे डेफिनेशन में से निकलता है, या कहें कि जो इंट्रोडक्टरी लाइन थी हमारी, ये पहली वाली लाइन जो इंट्रोडक्टरी थी यहाँ तक, उसमें से ही ये निकलता है, समानता और न्याय। सभी संस्कृतियां एक साथ रह रही हैं, सह अस्तित्व की बात हो रही है, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, विविधताओं का सम्मान हो रहा है। जब विविधताओं का सम्मान हो रहा है तो क्या है, सभी संस्कृतियों को समान भाव से देखा जा रहा है, सभी को समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है, आदर किया जा रहा है सभी संस्कृतियों का, किसी की बुराई नहीं की जा रही है, या कहीं पर ऐसा कुछ है नहीं मन में द्वेष हो, हमारी संस्कृति बढ़िया है, तुम्हारी खराब है, या तुम्हारी खराब है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। जब सभी को समानता के साथ रखा जाता है, या कहें कि सभी संस्कृतियाँ या उनको मानने वाले लोग समानता के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो क्या होता है, न्याय हमें अपने आप देखने को मिलता है। न्याय कैसे में होता है, किसी एक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा हो, दूसरी को दबाया जा रहा हो। यहाँ पर तो सभी को समानता का भाव दिया जा रहा है, सभी समानता के भाव के साथ हैं, तो न्याय तो अपने आप हो गया इसमें। ऐसे ही हमारा तीसरा पॉइंट आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब जब हमने देखा है, आप लोग जैसे कभी कहीं रहते हो, आप किसी मोहल्ले में रहते होंगे, आपके अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ, बेशक से वो किसी और कास्ट के हों, किसी और रिलीजन के हों, किसी और क्षेत्र से आकर बसे हों, पर हमें क्या देखने को मिलता है, उनके साथ आपका किसी न किसी तरह का आदान प्रदान चलता ही रहता है। चाहे वो रुपये पैसों का हो, थोड़ा बहुत वो भी चलता है, खान पान का भी चलता है कुछ लोगों के बीच, कि हमारे घर में आज ये बना है, आपको देने आए हैं, या आज हमारे घर में बना है तो आज हम देने आए हैं। इस तरह की भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और बाकी शादी विवाहों में हम एक दूसरे को बुलाते ही हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं तो। और भी बहुत सारी तरह के आदान प्रदान होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है। इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर भी देखा गया है, संस्कृतियों के बीच क्या होता है, संवाद होता है, बातचीत होती है,
और विचारों का आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। विचारों का आदान प्रदान भी हमें देखने को मिलता है, या कहें कि इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। 4th नंबर पर हमारा आता है सांस्कृतिक पहचान। सांस्कृतिक पहचान कैसी होती है इसमें? यह लोगों को अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने और उसे मानने का, ये मनाने गलत है, मानने का होगा, ये मानने का अधिकार देता है। जब सब लोग एक साथ रह रहे हैं, सभी संस्कृतियों को मानने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का सम्मान कर रहे हैं, तो क्या है, एक दूसरे को अपनी, मतलब हर किसी को अपनी संस्कृति को मानने का, उसका पालन करने का, उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया जाता है इसमें। यही बात इसमें बताई गई है। ये मनाने नहीं है, फिर से कह रहा हूँ मैं, ये मानने हैं। इसको लिख लेना आप लोग, मानने, कभी बाद में बोलो गलत लिखा था, ठीक है, ये लिख लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मानवाधिकारों के औचित्य पर चर्चा करनी है। मानवाधिकार कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, या क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है, अलग स्लाइड में ऐड किया गया है, यहाँ पर देखेंगे। मानवाधिकार क्या होते हैं? ये वो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं होती हैं जो मनुष्यों को क्यों मिलती हैं? सिर्फ आपके मनुष्य होने भर से आपको मिल जाती हैं। ये वो मानव अधिकार और स्वतंत्रताएं होती हैं जो सभी मनुष्यों को, सभी मनुष्यों के लिए कहें तो जन्मजात और सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए, सभी के लिए होती हैं। ये सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, ये जन्मजात होती हैं। आप पैदा हुए, इंसान बनकर आप पैदा हुए, आपको ये सारे अधिकार मिल गए। कौन से? मानव अधिकार, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल गए बस। चाहे आपकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, आपके पास रुपया पैसा कितना है, समाज में प्रभाव कितना है, कोई मैटर नहीं करता, आप इंसान हो काफ़ी है, आपको मानवाधिकार सारे मिलते हैं। बस ये एक बात हमें याद रखनी है। किन किन आधारों पर मिलते हैं भाई? ये नैतिक आधारों पर। या कहें कि इनका नैतिक आधार क्या होता है? मानवाधिकार क्या है? मानवीय गरिमा और समानता के मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। किन पर आधारित होते हैं? मानवीय गरिमा और सिद्धांतों के मूल, या समानता के मूल सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। वे किस चीज के लिए होते हैं? न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को दर्शाते हैं। न्याय के लिए होते हैं, समानता के लिए होते हैं, स्वतंत्रता के लिए होते हैं, इस तरह की चीज़ों को दर्शाते हैं, या कहें कि इस तरह की चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा आता है ऐतिहासिक आधार। ये क्या होता है भाई? ऐतिहासिक आधार, इतिहास में भी कुछ मिलता है क्या इनके बारे में? मिलता है। मानवाधिकारों का विकास कब हुआ? सदियों से संघर्ष और बलिदान के माध्यम से हुआ है। मतलब पहले कई बार ऐसा होता था, कई जगहों पर हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशियंट टाइप में और मिडिवल टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में कई बार ऐसा देखने को मिलता था, कुछ समुदायों को या कुछ लोगों को, जो कि अक्सर आम जनता में होते थे, आम जनता में से बात हो रही है, उनको कई बार क्या होता था, मानव अधिकार भी नसीब नहीं होते थे। जो मूल मानव अधिकार हैं वो भी नसीब उन्हें नहीं होते थे। अब आता है दूसरा पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? अत्याचारों और मानवता के खिलाफ अपराधों के जवाब में विकसित किए गए थे। कब किए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद कंडीशंस देखी गई। कई जगह कंडीशंस इतनी ज़्यादा बुरी थी, वहाँ बेसिक जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी लोगों को अवेलेबल नहीं थे। जो कहते हैं बेसिक जो मानवाधिकार होते थे वो भी लोगों के पास नहीं थे। तो उसके जवाब में ये सब विकसित किए गए कि ये हमारे, हम एक लिस्ट बनाते हैं, ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, ये एटलीस्ट हर इंसान के पास होने चाहिए। उसकी जात, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी भी देश का हो, कितना पैसे वाला है, गरीब है, कुछ भी XYZ कोई भी कंडीशन हो, इंसान है, ये आपको लिस्ट दी जाती है। ये आपके जो भी लिस्ट में लिखे हैं वो सारे अधिकार आपके पास हैं, सिर्फ आपके इंसान होने भर से। बस बात खत्म, यहाँ तक हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कानूनी आधार क्या है इनका भाई? कानूनी आधार क्या है भाई इनका? भारत में क्या है कानूनी आधार? भारत में मूल अधिकार दिए गए हैं, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं 14 से 31 तक। पहले ज़्यादा होते थे 32 तक, वो हटा दिया गया है। बाकी इसमें क्या है, मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की सूची में डाला गया है, या कहें कि सार्वभौमिक घोषणा और
कई अन्य संधियों और सम्मेलनों में निहित किया गया है। कई अलग अलग संधियों में बताया गया है इनके बारे में, सम्मेलनों में इनके बारे में बताया गया है। वहाँ से जो जो अधिकार नए नए निकलते रहे वो सारे क्या होते रहे, मानव अधिकार की लिस्ट में ऐड होते रहे। आज काफ़ी सारे हो गए हैं। ये राष्ट्रीय संविधानों, जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत के संविधान में भाग 3 में है। राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों में भी शामिल किए गए हैं। न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते हैं। भारत में कौन लागू करता है? न्यायालय लागू करता है मूल अधिकारों को, या कहें मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? न्यायालय लागू करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर है। राज्यों को जवाबदेह ठहराया गया है यदि किसी का हनन होता है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या कहें कि मानव अधिकारों का हनन होता है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य की बनती है। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से होगा, देश। राज्य का मतलब देश, कोई राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य नहीं, यहाँ पर देश की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिक आधार। क्या है भाई? व्यवहार में कैसे आने चाहिए? व्यवहार में क्या है? मानवाधिकार शांति, सुरक्षा और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किस किस चीज के लिए होते हैं? शांति चाहिए तो मानवाधिकार चाहिए, सभी के पास मानवाधिकार होने चाहिए। सुरक्षा चाहिए तो होने चाहिए। विकास करना है, डेवलपमेंट करना है तो होने चाहिए मानवाधिकार। दूसरा, गरीबी को दूर करते हैं, भेदभाव को दूर करते हैं, हिंसा को कम करते हैं। इन चीज़ों में ये क्या करते हैं? एक तरह से हेल्प करते हैं, हमें मदद करते हैं इन बुराइयों को कम करने के लिए। सारी क्या है? गरीबी क्या है? बुराई है समाज की। भेदभाव क्या है? बुराई है। हिंसा क्या है? बुराई है। इन बुराइयों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है नागरिक प्रतिरोध कब उचित है? कब उचित है मतलब नागरिकों को प्रतिरोध कब करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है? इसमें पूछा गया है कि कब उचित होता है नागरिकों के द्वारा किया गया प्रतिरोध, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है भाई, नागरिक प्रतिरोध क्या होता है। ये एक अहिंसक रणनीति है, ठीक है। नागरिक हिंसा करते हैं तो वो दंगा फसाद कहलाता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। प्रतिरोध करना है आपको, अहिंसक तरीके से करना चाहिए, अहिंसक रणनीति अपनानी चाहिए। इसका उपयोग कब किया जाता है? अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ किया जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा 2-3 साल पहले किसान लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अन्यायपूर्ण है, हमारे साथ इसमें अन्याय होगा तो हम उनका विरोध करने के लिए इसलिए सड़क पर बैठे हैं, ऐसा कहा जा रहा था किसानों के द्वारा। तो वो क्या था? अन्यायपूर्ण कानून मान रहे थे उनको, इसीलिए उनका विरोध करने के लिए सड़क पर बैठे थे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। नीतियों के खिलाफ होता है, सरकारों के खिलाफ होता है। क्यों होता है सरकारों के खिलाफ? कई बार देखा जाता है सरकारें असंवैधानिक तौर पर काम करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा निरंकुशता से काम करने लगती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं? सविनय अवज्ञा फॉलो किया जाता है, आई होप आप सबको पता होगा। बहिष्कार फॉलो किया जाता है, हड़ताल की जाती है ना, हड़ताल जैसे प्रदर्शन किए जाते हैं। और जो भी गैर हिंसक कार्यवाहियाँ होती हैं उन सभी तरीकों का क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है नागरिक प्रतिरोध को उचित कब माना जाता है ना? उचित माना जाता है जब, कब उचित माना जाएगा भाई नागरिक प्रतिरोध को? अन्य सभी विकल्प समाप्त हो गए हों। हमने कोशिश की, गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाया, मान लो यहाँ पर कानून का हम एक केस लेते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया हमारे आम सिटीजन्स के खिलाफ, उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। हमने कोशिश की गवर्नमेंट से बात करने की, गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे, ऑफिशियल कंप्लेंट्स दी, कोर्ट में केस भी किया, नहीं मानी गवर्नमेंट। जो कोर्ट का फैसला भी आया वो भी कोर्ट ने ये कह दिया कि ये हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं है, या ये हमारे डोमेन में नहीं है, कार्य क्षेत्र में नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सरकार से बात करो। कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। अब हम ऐसे में क्या करें? हमने सारे तरीके XYZ अपना लिए, नहीं हो रहा, नहीं सुन रही गवर्नमेंट हमारी। अब हम क्या करेंगे? एंड में एक तरीका बचता है नागरिक प्रतिरोध। अब हम लोग सड़क पे उतरकर बैठ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे, बैठे रहेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी। ये क्या होता है कि जब सारे ऑप्शन, सभी विकल्प हमारे खत्म हो गए हो, सभी ऑप्शंस खत्म हो गए हो, तब हम इसका रास्ता अपनाते हैं। किसका? नागरिक प्रतिरोध का। दूसरा आता है अन्याय स्पष्ट और महत्वपूर्ण हो। अब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो अन्याय हुआ है हमारे पास, हमारे साथ, वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये अन्याय हुआ है। आपके साथ किसी ने मारपीट की है, आपकी संपत्ति हड़प ली है, आपके साथ और कुछ गलत किया गया है, XYZ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, या फिर आपके खिलाफ कोई ऐसा कानून लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और आपके साथ भेदभाव हुआ है, भ्रष्टाचार के आप शिकार हुए हैं, सीधे सीधे किसी चीज़ का उल्लंघन हुआ है, मानवाधिकारों का आपका उल्लंघन हुआ है ना। इस तरह की चीज़ों में क्या कर सकते हैं हम? नागरिक प्रतिरोध का सहारा ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? पहला वाला पॉइंट फॉलो करने के बाद,
जब सभी तरह के रास्ते खत्म हो गए हों, विकल्प खत्म हो गए हों, तब हम नागरिक प्रतिरोध लेंगे। किस कंडीशन में लेंगे? जब अन्याय जो हमारे साथ हुआ है वो स्पष्ट दिखना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहने लगो, कल को आकर कहने लगो टीचर ने मेरे 2 नंबर काट लिए, वो 2 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिल सकते थे वाइवा में, वो भी, और वो जिसका कोई लिखित प्रूफ है नहीं, वाइवा आपने कैसा दिया कैसा नहीं दिया टीचर के हाथ में। अब ऐसी चीज़ों में, अन्याय में, ये आप नागरिक प्रतिरोध नहीं कर सकते। या इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सफलता की संभावना हो। कब किया जाना चाहिए भाई हमारा ये नागरिक प्रतिरोध? जब सफलता की संभावना हो, हम उचित रणनीति बनाएं। हमने देख लिया, अब उपरोक्त दोनों पॉइंट हमने देख लिए, हमारे साथ उचित स्पष्ट अन्याय हुआ हो, ठीक है, हमने सारे विकल्प आजमा लिए, नहीं हो रहा, ठीक है, अब हमें नागरिक प्रतिरोध करना है। तीसरी कंडीशन क्या है? हमें स्पष्ट रणनीति बनानी है, पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, है ना, और हमें अहिंसात्मक तरीके से करना है। हिंसा करेंगे तो हम गवर्नमेंट से ज़्यादा हिंसा कहाँ ही करेंगे? गवर्नमेंट ने मान लो मिलिट्री उतार दी, आप कहाँ ही हाथों से लड़ दोगे उससे? तो इसलिए अहिंसात्मक तरीके से किया गया हो, है ना। संगठन मजबूत होना चाहिए, स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, व्यापक समर्थन होना चाहिए। किसका? जनता का व्यापक समर्थन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी, हमें क्या दिखेगा कि हाँ, अब हमारी सफलता की उचित संभावनाएं हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम सफल हो जाएंगे, तब हमें नागरिक प्रतिरोध करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, हिंसा का कोई खतरा न हो। हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। घुमा फिराकर बात कहाँ आती है? अहिंसक तरीके से करना है, हिंसा नहीं करनी है। हम गवर्नमेंट से ज़्यादा हिंसा नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमें करनी है। अगर कर भी पाएंगे तो भी नहीं करनी है। हिंसात्मक तरीके से हमें प्रतिरोध नहीं करना है, अहिंसक तरीके से करना है। गांधी जी कहते थे ना हमेशा, जो भी काम करना है अहिंसक तरीके से करना है, वही इसमें बताया गया है। हिंसा का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, आंदोलन हमेशा अहिंसक होना चाहिए, हिंसा का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और प्रतिरोध करने वालों को शांति बनाए रखना चाहिए, है ना। शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिकारों और दायित्वों के बीच में संबंध बताना है हमें। अधिकारों के और दायित्वों के बीच में संबंध। पहली बात तो, अधिकार क्या होते हैं? जो हमें मिलते हैं, हमें मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं, मानवाधिकार। प्रकृति से जो अधिकार मिलते हैं वो प्राकृतिक अधिकार। और दूसरे जो संविधान से हमें अधिकार मिलते हैं, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी, जो भारतीयों को संविधान से अधिकार मिलते हैं वो क्या है? मौलिक अधिकार। और दायित्व क्या होते हैं हमारे? जो कि मौलिक कर्तव्य में जो जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो क्या है? हमारे सभी दायित्व हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये कुछ इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट हैं। अधिकार और दायित्व एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं, दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, दूसरे से जुड़ी रहती हैं, सामाजिक व्यवस्था और न्याय को सुनिश्चित करने में काम आते हैं, या कहें कि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकार क्या है? वे शक्तियां या विशेषाधिकार हैं जो व्यक्तियों को कुछ करने या कुछ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, समाज द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए गए लाभ और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सारे हमारे क्या है? अधिकार हैं। अब वहीं पर दायित्व आ जाते हैं। दायित्व क्या है? हमारी जिम्मेदारियां हैं। अधिकार क्या थे? हमें मिले हुए कुछ विशेषाधिकार या हमें मिली हुई शक्तियां थी। दायित्व क्या है? हमारी जिम्मेदारियां हैं, या कहें कि हमारी कर्तव्य हैं। किस चीज़ के लिए? जो व्यक्तियों को दूसरों के प्रति, समाज के प्रति निभाने होते हैं, दूसरों के प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति निभाने होते हैं, दूसरों की इज्जत करनी होती है, दूसरों को किसी की कोई संपत्ति का नुकसान नहीं करना होता, राष्ट्र के प्रति निभाने होते हैं। बहुत सारे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं ना, वो सारे क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति निभाने होते हैं, समाज के प्रति निभाने होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? हमारे दायित्व होते हैं ये। नेक्स्ट आता है, इन दोनों के बीच में चीज़ें कैसे बनी रहती हैं? संतुलन होना चाहिए दोनों के बीच में। अधिकारों और दायित्वों के बीच में संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप खाली अधिकारों का उपभोग तो कर रहे हो, अधिकार तो फुल यूज़ कर रहे हो आप लोग अधिकारों का, बट जहाँ दायित्वों की बात आती है पीछे हट जाते हो कि मैं नहीं करूँगा। ये गलत चीज़ होती है। अधिकारों को अत्यधिक महत्व देने से क्या होता है? अराजकता और स्वार्थी व्यवहार हो सकता है। कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है, जैसा मैं अभी बता रहा था। अधिकारों का उपयोग करने की बारी आई तो सारे चाहिए मुझे, जब मेरे से दायित्वों की बात की गई मैं नहीं निभा पाऊंगा। भाई ये क्या है? स्वार्थपना होता है, ये स्वार्थी व्यवहार होता है। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। जबकि दायित्वों को अत्यधिक महत्व देने से दमन और अन्याय की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यदि आप किसी से उम्मीद करते हो या किसी से सिर्फ उसके दायित्वों को फॉलो करवाते हो,
दायित्वों का पालन करवाते हो कि जो ये आपके दायित्व हैं, आपको ये पालन करना पड़ेगा। पर जैसे ही वो कहता है भाई मेरे कुछ अधिकार भी तो होंगे, कि कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसी कंडीशन जब आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? दमन होता हुआ देखने को मिलता है, अन्याय होता हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध क्या होता है, इसके बारे में, अधिकारों और दायित्वों को अक्सर क्या माना जाता है? एक सामाजिक अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिसमें के क्या होता है, व्यक्तियों को समाज के कुछ लाभ होते हैं, लाभ भी प्राप्त होते हैं। कैसे समाज के लाभ कैसे प्राप्त होंगे? हमें अधिकार दिए जा रहे हैं, उस लाभ प्राप्त करने के बदले में क्या होते हैं? कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती है। ये क्या आते हैं? हमारे दायित्व आते हैं। इसके लिए क्या होती है? सहमति एक तरह से बनी रहती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अधिकारों और दायित्व का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान क्या लीजिए है ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये उन बच्चों का अधिकार है, ठीक है। बट बच्चों का दायित्व क्या है? अब आप कहोगे छोटे बच्चे हैं, उनसे क्या ही दायित्व फॉलो करवाओगे, आप क्या ही पालन करवाओगे दायित्वों का? करना होता है उन्हें भी। जब उनको शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, उनको रोज स्कूल जाकर पढ़ना होता है, अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, चीज़ों को सीखना होता है, आगे के लिए भविष्य के लिए तैयार होना होता है, ये उनका दायित्व है। यदि ऐसा ही होता रहेगा, खाली अधिकार तो मिल गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आ रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं सीख रहे, बड़े होकर वो करेंगे क्या? बचपन में देखा तो क्या सीखा इतने सालों में? 6 से तो 14 साल की उम्र में 8 सालों में क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं आता। वो चीज़ क्या है? वो दायित्वों का वहाँ पर पालन नहीं हुआ। तो इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं, ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समानता और भिन्नता पर बहस की नारीवादी समझ का परीक्षण करना है हमें। किस किस चीज़ पर बात करनी है? समानता और भिन्नता क्या होती है, इस पर जो बहस होती रही है, उस पर नारीवादी लोग क्या समझते हैं या उनकी क्या समझ होती है, उस पर बात करनी है। फेमिनिस्ट लोगों की क्या समझ होती है, क्या नहीं होती, उस पर बात करनी है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या बताया गया? समानता और भिन्नता दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट क्या है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किस चीज़ के लिए? नारीवादी सिद्धांत के केंद्र में रहती हैं या नारीवादी आंदोलन के केंद्र में रहती हैं। ये दोनों ही चीज़ें, एक तरफ समानता की बात होती है, एक तरफ भिन्नता की बात होती है। ये इतना बड़ा ना पढ़ के मैं आपको वैसे ही डिटेल में बता देता हूँ, छोटा सा 2-4 लाइनों में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आपको ये PDF मिल जाएगी, आप इसमें से देखकर अपना समझ बना लीजिएगा। यहाँ पर समानता और भिन्नता की बात हो रही है। समानता मतलब नारीवादी लोगों को समानता चाहिए होती है, ठीक है। किससे समानता चाहिए होती है नारीवादी लोगों को? पुरुषों से समानता चाहिए होती है। हमें नौकरियों में बराबर अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा में बराबर अवसर मिलने चाहिए, आगे बढ़ने के जो भी XYZ अवसर होते हैं, नौकरी हो गई, संसाधन हो गए, है ना, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गए, उसमें सब में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर के अवसर मिलने चाहिए। ये तो हो गई समानता। अब भिन्नता की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सारा समानता की बात हो रही है। भिन्नता की बात यहाँ से आ गई कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ चैनल वगैरह फॉलो कर, न्यूज़ चैनल तो नहीं, आजकल खैर बकवास दिखाते हैं बहुत सालों से, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या कहीं और XYZ किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा फेमिनिस्ट लोग अक्सर मांग करते हैं कि हमारे लिए अलग कानून बनाया जाए। महिलाएं अक्सर मांग करती हुई दिखाई देती है, हमारे लिए इस चीज़ से रिलेटेड अलग कानून बनाया जाए या उसी कानून में अलग अलग प्रावधान किए जाएं हमारे लिए। जैसे कि मान लीजिए ड्यूटी आवर्स जो होते हैं, मान लीजिए कहीं पर किसी कंपनी में आप काम करते हो, आप पुरुष हो, आपके लिए 8 घंटे की जॉब है, आप बैठ के एक बार में 8 घंटे की जॉब फॉलो कर सकते हो और पूरा महीना भर कर सकते हो। पर महिलाओं के साथ थोड़ी सी दिक्कतें हैं, नेचुरली दिक्कतें हैं, उनको पीरियड्स होते हैं 3-4 दिन 5 दिन, जो भी जितने भी दिन होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो उस समय हो सकता है उतनी प्रोडक्टिविटी से काम ना कर पाएँ, या शायद कई महिलाएं ऐसा सुनने में आता है कि वो कर भी नहीं पाती हैं, इतना ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे में वो क्या कहती हैं, भाई लेबर लॉज में हमारे लिए ये प्रावधान डाले जाएं कि उन 3-4 दिनों में, महीने के उन 3-4 दिनों में हमें अलग से छुट्टी दी जाए। और बाकी दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ में ये बात की जाती है कि हमारे लिए जो प्रेगनेंसी होती है, उसमें पुरुष तो प्रेग्नेंट होता नहीं है, महिलाएं होती हैं, उसमें महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान डाले जाएँ कि प्रेगनेंसी के इतने से इतने हफ्ते तक आपको ऑफ मिलेगा और पेड प्रेगनेंसी लीव भी आपको मिलेगी, मतलब पेड लीव भी आपको मिलेगी। प्रेगनेंसी के बाद की कुछ हफ्तों की होती है, वो अब कई जगहों पर मिलने भी लगी है, कई जगहों पर नहीं मिलती है। इसमें कहा जाता है कि ये प्रॉपर एक लॉ बनाया जाए या प्रॉपर लेबर लॉज में इसमें डाला जाए, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कानून में अलग से प्रावधान किया जाए।
ये सारा इसका ही एक जिस्ट था, इसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी। यहाँ पे हो सकता है अधिकार भिन्नता का थोड़ा सा कम दिया गया है, बाकी समानता का पूरा पूरा दिया गया है, भिन्नता का थोड़ा सा पोर्शन शायद इसमें कम है, लास्ट वाले में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कानून पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है हमें। जो भी कानून होता है उस पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था, कार्ल मार्क्स उस पर क्या सोचते थे। जर्मन एक सोशियोलॉजिस्ट थे कार्ल मार्क्स, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, वो क्या सोचते थे कानून पर, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। मार्क्स दृष्टिकोण कानून को सत्ता का एक उपकरण मानता था, जिसमें क्या होता था, शासक वर्ग अपने हितों को साधने के लिए या कहें कि अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए शोषित वर्ग पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए शासक वर्ग इसका उपयोग करता था। किसका, यहाँ पर पहले ही उन्होंने उपकरण बता दिया है कि सत्ता का एक उपकरण है, जिस उपकरण का यूज शासक वर्ग करता है शोषित वर्ग पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए, शोषित वर्ग को नियंत्रित करने के लिए करता है। अब इसके कुछ मुख्य तत्व देख लेते हैं क्या क्या है हमारे भाई, कार्ल मार्क्स ने क्या क्या बातें की गई हैं। पहला पॉइंट है हमारा, कानून वर्ग हितों को दर्शाता है। कानून, ये कहते थे कार्ल मार्क्स कहते थे कि कानून अक्सर वर्ग हितों को दर्शाता है, मतलब एक वर्ग के हितों को दर्शाता है, दूसरे वर्ग के हितों की बात नहीं करता है, ना ही उनके लिए कुछ अच्छा करता है, ना ही उनके लिए कुछ अच्छे प्रावधान इसमें होते हैं, जो कि आजकल देखने नहीं मिलता। बट उनकी ये सोच थी, हमें उनके बारे में लिखना है तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या कहते थे, कानून जो है शासक वर्ग, यहाँ पर इनडायरेक्टली शासक वर्ग की बात हो रही है, शासक वर्ग के हितों के बारे में बात करता है, उसके हितों के लिए कानून बनाए जाते हैं, शोषित वर्ग के बारे में इसमें बात नहीं होती। हमेशा किसी न किसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देता है, किसी न किसी एक वर्ग के हितों को बढ़ावा देता है, ऐसा वो कहते थे। दूसरा आता है, कानून शासक वर्ग का एक उपकरण है। अभी हमने डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी है, ये उपकरण है, सत्ता का एक उपकरण है, किसके लिए, शासक वर्ग इसका यूज करता है। कानून शासक वर्ग का एक उपकरण है, क्या करता है शासक वर्ग इस उपकरण से, शोषित वर्ग पर अपना नियंत्रण बढ़ाता है, अपना कंट्रोल बढ़ाता है, यही चीज इसमें बताई गई है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, कानून असमानता को बनाए रखता है हमेशा। अब जब उपरोक्त बातें जो हमें बताई गई हैं उससे हम क्या सीख रहे हैं भाई, कानून जो है एक तरह के वर्ग के हितों को बढ़ावा देता है, जो कि है शासक वर्ग, और शासक वर्ग का एक उपकरण है जिससे वो शोषित वर्ग पर कंट्रोल बनाए रखता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ क्या कह रहा है, असमानता को बढ़ावा देता है या असमानता को बनाए रखता है। जब उपरोक्त पॉइंट हम देखेंगे, कानून शासक वर्ग का एक उपकरण है शोषित वर्ग पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, तो असमानता तो अपने आप ही हो गई, कंट्रोल हमेशा शासक वर्ग के हाथ में है, शोषित वर्ग सिर्फ शोषित होने के लिए है उस समाज में जिस समाज की ये बात कर रहे हैं, तो असमानता ऑटोमेटिकली देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर, कानून शोषण को वैध बनाता है। शोषण क्या होता है, एक अवैध चीज होती है, किसी भी समाज में किसी भी संस्कृति में इसको अवैध माना जाता है, ये गलत चीज मानी जाती है, अगेंस्ट द लॉ मानी जाती है। बट कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कानून वह प्रक्रिया है जिससे हम शोषण को वैध बना लेते हैं। मतलब हमें कोई गलत काम करना है, किसी का शोषण करना है, किसी भी तरह का कोई भी शोषण हो सकता है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, सामाजिक शोषण, किसी भी तरह का शोषण हो, उसको हम एक तरह से कानून का जामा पहना देते हैं या कानूनी रूप दे देते हैं, लीगलाइज कर देते हैं कि अब हमने ये कानून बना दिया, अब हम आपका जो शोषण करेंगे वो लीगल है, कानून के सम्मत वो सही ठहराया जाएगा। ऐसा इसमें बताया जाता है कि शोषण को वो वैध बना देता है, ऐसा ये बताते हैं। चलिए आज की क्लास हमारी ये यहीं तक थी। आप लोगों को आई होप समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। आज मैंने थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज करवाया है, अपने टाइपिंग मास्टर से बोल के थोड़ा सा चेंज करवाया है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके पास ये कोड है BPSC 103, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी एक ऐप आने वाली है जिस पर हम आपको डिटेल में हर टॉपिक का एनालाइज कराएंगे, उसको सिखाएंगे कैसे चीज़ों को पढ़ना होता है, कैसे चीज़ों को समझना होता है, आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने में हम उसमें हेल्प करेंगे, जिससे कि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में आप 80 to 90% तो ऐसे ही स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।